चाहे बात रेडिट की हो या फिर किसी और दूसरे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म की, जहां भी मार्वल या एनिमे फैंस की कम्युनिटीज बिल्ड होती हैं और जब वो दोनों फैन ऑडियंस एक दूसरे के सामने आती हैं, तो इन दोनों ऑसम कंटेंट्स के ऑसम फैन ऑडियंस के बीच मोस्ट ऑफ द टाइम कॉन्फ्लिक्ट देखने को ही मिलते हैं। फॉर एग्जांपल, मार्वल फैंस बोलते हैं कि मार्वल एनिमे से बहुत बढ़िया है, और वहीं एनिमे फैंस का ये कहना होता है कि एनिमे मार्वल से भी काफी बेहतर है। और इसी तरह के आर्ग्यूमेंट दोनों कंटेंट के फैंस एंड कम्युनिटीज के बीच बहुत सालों से चल रहे हैं। आई नो दिस इज नॉट दैट बिग ऑफ अ स्टेप, लेकिन आज की वीडियो में मैंने कोशिश की है कि मैं मार्वल और एनिमे इन दोनों ही ऑसम कंटेंट्स को एक दूसरे के साथ कनेक्ट कर पाऊं, और एक ऑसम कॉम्बिनेशन वीडियो के साथ दोनों फैन कम्युनिटीज को एक छोटा सा मैसेज भी दे पाऊं कि मार्वल और एनिमे जितने अमेजिंग अपने आप में एक दूसरे से अलग होके हैं, अगर हम इन दोनों कंटेंट्स को कंबाइन कर दें तो ये पावरफुल कॉम्बिनेशन ऑसमनेस की सारी बाउंड्रीज को क्रॉस कर जाएगा, और हमें एज अ फैन कम्युनिटी एक ऐसा कंटेंट देखने को मिलेगा जो कि एनिमे और मार्वल फैंस के बीच चलती आ रही इस कन्फ्लिक्ट को थोड़ा बहुत तो रोकेगा ही। और जिस तरह मार्वल और एनिमे साथ मिलकर एक ऑसम कंटेंट बन जाते हैं, ठीक वैसे ही एनिमे स्टोरी क्रिएशन, फ्यूचर एंड लेटेस्ट एनिमे टॉपिक्स और एनिमेशन से जुड़े टॉपिक्स पे हिडन कैलिबर नाम के इस यूट्यूब चैनल पे रेगुलर और डिटेल्ड वीडियोस अपलोड की जाती हैं। सो इफ यू आर इंटरेस्टेड इन दीज टाइप्स ऑफ कंटेंट्स, देन हिडन कैलिबर को सब्सक्राइब करने के बारे में जरूर सोचिएगा। और अब इस वीडियो के मेन कंटेंट को शुरू करते हैं पॉइंट नंबर 5 से। तो हमारे इस वीडियो के अमेजिंग कॉम्बिनेशंस की शुरुआत करते हैं मार्वल और एमसीयू के कैरेक्टर डॉक्टर स्टीफन स्ट्रेंज और एनिमे वर्ल्ड के एक बहुत ही ऑसम एनिमे ब्लैक क्लोवर के साथ। फर्स्ट ऑफ ऑल लेट्स टॉक समथिंग अबाउट द कैरेक्टर्स एंड कंटेंट्स। डॉक्टर स्टीफन विंसेंट स्ट्रेंज, या फिर मैं सिंपली बोलूं डॉक्टर स्ट्रेंज, मार्वल कॉमिक्स और मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स के एक कैरेक्टर का नाम है। डॉक्टर स्ट्रेंज की कहानी कुछ इस तरह है कि वो न्यूयॉर्क सिटी के एक बहुत ही वेल नोन हॉस्पिटल में एक बहुत ही प्रोफेशनल और बड़े न्यूरो सर्जन होते थे, लेकिन खुद के साथ हुए एक मेजर कार क्रैश के बाद उनके हाथों में आई इंजरी की वजह से उनका मेडिकल करियर पूरी तरह से खत्म हो जाता है। और अपने उन्हीं हाथों के इलाज के लिए डॉक्टर स्ट्रेंज को पता चलता है कामरताज नाम की एक जगह का, जो कि दुनिया भर के जादूगरों की एक छुपी हुई जगह होती है। डॉक्टर स्ट्रेंज अपने हाथों के इलाज करवाने के लिए कामरताज की तरफ चल पड़ते हैं, और वहां पहुंचने के बाद वो मिलते हैं दी एंशिएंट वन से। एंशिएंट वन को हम सभी जादूगरों के बीच सबसे ज्यादा पावरफुल सॉर्सरर सुप्रीम भी बोल सकते हैं। दुनिया के सबसे बड़े सॉर्सरर दी एंशिएंट वन की देखरेख और कामरताज में धीरे धीरे अपने ट्रीटमेंट के साथ ही डॉक्टर स्ट्रेंज मैजिक और मिस्टिक आर्ट्स में भी मास्टर बन जाते हैं। और फ्यूचर में होने वाले इवेंट्स में दी एंशिएंट वन की डेथ के बाद डॉक्टर स्ट्रेंज ही न्यू सॉर्सरर सुप्रीम और सभी जादूगरों के बीच सबसे ज्यादा एलीट भी बन जाते हैं। अब यहाँ तक तो हमने डॉक्टर स्ट्रेंज का एक छोटा सा इंट्रो देखा, और अब इसके आगे बात करते हैं ब्लैक क्लोवर के बारे में। ब्लैक क्लोवर एक फैंटेसी और मैजिकल वर्ल्ड शोनन एनिमे है। एनिमे वर्ल्ड में शोनन का मतलब होता है वो कंटेंट जिसे मेजरली टीनेज बॉयज को ध्यान में रख के क्रिएट किया जाता है। अब शोनन एनिमे मेजरली बॉयज के लिए बनाया जाता है, इसका मतलब ये नहीं है कि इसे सिर्फ बॉयज ही देखते हैं, ये सिर्फ इसकी कैटेगरी टाइप है, लेकिन इसे देख कोई भी सकता है। तो ब्लैक क्लोवर की स्टोरी आस्था नाम के एक टीनेज लड़के के बारे में है जो विजर्ड किंग बनना चाहता है। ब्लैक क्लोवर वर्ल्ड में पूरी दुनिया में हर किसी के पास मैजिकल पावर्स होती हैं, जिनमें से सबसे ज्यादा पावरफुल मेजर पर्सन्स को विजर्ड किंग का टाइटल दिया जाता है। क्लोवर किंगडम नाम के एक टेरिटरी एरिया में जनरेशन टू जनरेशन विजर्ड किंग का टाइटल पास ऑन होता है, और बीतते वक्त के साथ ये टाइटल मोस्ट पावरफुल विजर्ड का एक स्टेटस सिंबल बन जाता है। अब आस्था, जो कि ब्लैक क्लोवर का मेन प्रोटोगोनिस्ट है, वो भी एक विजर्ड किंग बनना चाहता है, और क्योंकि एक जनरेशन में एक बार के लिए सिर्फ एक ही विजर्ड किंग एग्जिस्ट कर सकता है, इसीलिए उस पोजीशन को पाने के लिए कम्पीट करने वाले तो बहुत से लोग होते हैं, लेकिन फाइनल स्पॉट द विजर्ड किंग का टाइटल सिर्फ एक को ही मिलता है। अब अगर हम डॉक्टर स्ट्रेंज और ब्लैक क्लोवर को कंबाइन करें तो डॉक्टर स्ट्रेंज एक बहुत ही पावरफुल विजर्ड किंग बन सकते हैं, लेकिन इस कॉम्बिनेशन में डॉक्टर स्ट्रेंज बूढ़े हो चुके हैं, और वो अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को किसी ऐसे जादूगर को पास ऑन करना चाहते हैं जो कि सही मायनों में उसके लायक हो। और यहीं से शुरुआत होती है आस्था और डॉक्टर स्ट्रेंज के मास्टर और स्टूडेंट लेवल की। अब मैंने डॉक्टर स्ट्रेंज को मास्टर और आस्था को स्टूडेंट इसीलिए कहा क्योंकि ब्लैक क्लोवर की दुनिया में सबके पास मैजिकल पावर्स होने के बाद भी आस्था एक एक्सेप्शन होता है, और वो उन गिने चुने लोगों में से होता है जिसके पास कोई भी मैजिकल पावर्स नहीं होती, लेकिन उसके बाद भी वो ट्रेनिंग और एक्सरसाइज करके अपनी फिजिकल स्ट्रेंथ को अचीव कर लेता है। और स्टोरी के आगे के पार्ट्स में उसे एक मैजिकल स्वॉर्ड मिलती है, जिसके बाद वो बहुत कुछ सीख जाता है। लेकिन भले ही आप खुद से कितना भी जादू क्यों ना सीख ले, एक सॉर्सरर सुप्रीम एंड विजर्ड किंग डॉक्टर स्ट्रेंज के पास हमेशा सिखाने के लिए कुछ न कुछ होता ही है। और मेरे हिसाब से डॉक्टर स्ट्रेंज और ब्लैक क्लोवर का ये मैजिकल कॉम्बिनेशन बहुत ही ज्यादा ऑसम होने वाला है। अब पॉइंट नंबर 5 पे यहाँ तक आने के बाद हम आते हैं पॉइंट नंबर 4 पे।
अगर पूरे मार्वल यूनिवर्स में से किसी एक कैरेक्टर को सिलेक्ट किया जाए जिसकी पॉपुलैरिटी सबसे ज्यादा है, तो इस सिलेक्शन के बीच टोनी स्टार्क एके आयरन मैन का स्पॉट सबसे टॉप पे होगा। और इस ऑसम मार्वल कैरेक्टर के लिए मैंने एक ऐसे ही ऑसम एनिमे को सिलेक्ट किया है जिसका नाम है स्टाइन्स गेट। स्टाइन्स गेट एनिमे की स्टोरी 17 साल के एक सेल्फ प्रोक्लेम्ड साइंटिस्ट ओकाबे और टाइम ट्रेवलिंग के बारे में है। जैसा कि हम जानते हैं कि टाइम ट्रेवलिंग का कॉन्सेप्ट बहुत सालों से हॉलीवुड एंड और भी कई सारे प्लेटफॉर्म्स में एग्जिस्ट करता है, लेकिन टाइम ट्रेवलिंग कॉन्सेप्ट को एक फुली एक्सप्लेन्ड तरीके से हैंडल कर पाना हर किसी के बस की बात नहीं है। पर अगर हम बात करते हैं स्टाइन्स गेट की, तो इस ऑसम एनिमे में जिस तरह से टाइम ट्रेवलिंग के कॉन्सेप्ट्स को दिखाया गया है वो बहुत ही ज्यादा सेंसेबल है, जिसमें टाइम ट्रेवलिंग का मतलब वक्त के सफर से आगे बढ़कर और भी बहुत कुछ है। फॉर एग्जाम्पल, इस एनिमे में टाइम ट्रेवलिंग से हुए चेंजेस लाइक वर्ल्ड्स, टाइमलाइंस और इन सब के बारे में बहुत कुछ है। और जब बात टाइम ट्रेवलिंग की आ ही गई है, तो हम एवेंजर्स एंड गेम के टोनी स्टार्क को कैसे भूल सकते हैं, जिसके टाइम जीपीएस ने सभी एवेंजर्स को क्वांटम रेल्म्स के रास्तों को नेविगेट करने और टाइम ट्रेवलिंग करने की एबिलिटी प्रोवाइड की थी। और जिस तरह टोनी स्टार्क का कैरेक्टर और उसके एक्शंस एक हिलेरियस जीनियस के जैसे होते हैं, उसी तरह स्टाइन्स गेट के प्रोटैगनिस्ट ओकाबे रेंतारो का कैरेक्टर भी कुछ ऐसा ही है। अगर टोनी स्टार्क और ओकाबे रेंतारो जैसे दो दिमाग और उनकी एबिलिटीज एक साथ काम करें, तो आई एम श्योर कि हमें टाइम ट्रेवलिंग को लेकर और भी बहुत कुछ देखने को मिल सकता है। सो अब आते हैं हमारे पॉइंट नंबर 3 पे। द नेबरहुड फ्रेंडली स्पाइडरमैन। अगर आप चाहे एनिमे फैंस हो, कॉमिक रीडर्स हो, मूवी वॉचर्स हो, या फिर आप चाहे मूवी या एनिमे कुछ भी ना देखते हो, लेकिन स्पाइडरमैन के बारे में आपने कभी भी ना सुना हो, ऐसा होना तो नियरली इम्पॉसिबल है। स्पाइडरमैन मार्वल कॉमिक्स के सबसे पॉपुलर और मोस्ट लव्ड वन कैरेक्टर्स में से एक है, जिसकी स्टोरी कुछ इस तरह है कि एक रेडियो एक्टिव स्पाइडर के काटने के बाद पीटर पार्कर नाम के एक नॉर्मल हाई स्कूल स्टूडेंट में सुपर पावर्स आ जाती हैं। और क्योंकि स्पाइडरमैन की ओरिजिनल कॉमिक्स में वो एक लौता सुपर हीरो होता है, इसीलिए वो हमेशा अकेला ही इविल विलेंस और एनिमीज से लड़ता रहता है। बिकॉज विद ग्रेट पावर कम्स ग्रेट रिस्पॉन्सिबिलिटी। और अब अगर स्पाइडरमैन के लिए एक एनिमे की बात करें, तो वो एनिमे होगा माय हीरो अकेडमिया। माय हीरो अकेडमिया वर्ल्ड में एक टिपिकल सुपर हीरो स्टोरी को टोटली कन्वर्ट कर दिया गया है, जहां एक नॉर्मल सुपर हीरो स्टोरी में सिर्फ एक मेन कैरेक्टर के पास सुपर पावर होती है, वहीं माय हीरो अकेडमिया में मेन कैरेक्टर को छोड़कर पूरी दुनिया में ऑलमोस्ट सभी के पास सुपर पावर होती है। और इस एनिमे के मेन कैरेक्टर का नाम है इजोकू मिडोरिया, जिसके पास कोई भी सुपर पावर नहीं है, लेकिन फिर भी वो दुनिया का सबसे बड़ा सुपर हीरो बनना चाहता है। जिसमें स्टोरी में आगे आने वाले प्लॉट में मिडोरिया को पावर्स और एबिलिटीज तो मिल जाती हैं, बट जस्ट लाइक स्पाइडरमैन, न्यू पावर्स के साथ आती है न्यू रिस्पॉन्सिबिलिटीज। और माय हीरो अकेडमिया के सुपर हीरो वर्ल्ड के हिसाब से इस बात में कोई शक नहीं है कि पीटर पार्कर और इजोकू मिडोरिया की टीम बहुत ही ज्यादा ऑसम हो सकती है। और एक ऐसी दुनिया जहां सभी के पास सुपर पावर्स है, वहां हमारे नेबरहुड स्पाइडरमैन को किस तरह के न्यू चैलेंजेस को फेस करना पड़ सकता है, वो देखने लायक होगा। और अब इसी के साथ अब आते हैं पॉइंट नंबर 2 पे। मार्वल कॉमिक्स के ह्यूज एंड ह्यूज यूनिवर्स का एक छोटा सा लेकिन साइज में बहुत बड़ा हिस्सा है गैलेक्टस। गैलेक्टस एक कॉस्मिक एंटिटी है, और मार्वल कॉमिक्स के हिसाब से एक कॉस्मिक एंटिटी वो बीइंग होता है जो कि यूनिवर्सल, मल्टीवर्सल और उससे भी आगे की पावर्स को पोजेस करता है। गैलेक्टस के बारे में अगर एक छोटा सा इंट्रो दिया जाए, तो गैलेक्टस का असली नाम है गैलन, जो कि टा नाम के एक प्लेनेट पे रहने वाला बीइंग था। और मार्वल कॉमिक्स के हिसाब से जिस तरह किसी भी यूनिवर्स का बर्थ होता है, उसी तरह उस यूनिवर्स का एंड भी होता है। और गैलेक्टस भी एक ऐसे ही यूनिवर्स में से है जो कि करंट यूनिवर्स के एग्जिस्ट करने से पहले वाला था। अगर हम गैलेक्टस के ओरिजिन के बारे में बात करें, तो ये वीडियो बहुत ही छोटी पड़ जाएगी, इसीलिए हम उस तरफ नहीं जाते हैं और बात करते हैं गैलेक्टस की पावर्स एंड अपीयरेंस के बारे में। वैसे तो गैलेक्टस की हाइट 28 फीट है, लेकिन अपनी कॉस्मिक पावर्स का यूज करके गैलेक्टस अपना साइज ऑल्टरेशन भी कर सकता है और एक सोलर सिस्टम के बराबर खुद को बढ़ा सकता है। गैलेक्टस एक ऐसा बीइंग है जो कि अपने लाइफ फोर्स के सर्वाइवल के लिए पूरे के पूरे प्लैनेट्स को ही कंज्यूम करता है, इसीलिए उसे डिवोरर ऑफ द वर्ल्ड भी बोला जाता है। अगर हम बात करें पावर्स की, तो गैलेक्टस के कॉस्मिक पावर्स में गॉड लेवल लिमिटलेस स्ट्रेंथ, गॉड लेवल फाइटिंग स्टेमिना, स्पीड फास्टर देन लाइट, इनवल्नरेबिलिटी, एनर्जी डिस्चार्जेस, एनर्जी एब्जॉर्प्शन, लेविटेशन, साइज ऑल्टरेशन, अपीयरेंस मैनिपुलेशन, मॉलिक्यूलर रिस्ट्रक्टिंग, मैटर ट्रांसम्यूटेशन, टेलीपोर्टेशन, फोर्स फील्ड एंड द लिस्ट इज स्टिल गोइंग ऑन। और अब दूसरे पार्ट में हम आते हैं उस एनिमे वर्ल्ड में जहां गॉड्स ऑफ डिस्ट्रक्शन रूल करते हैं। पावर लेवल के मामले में फाइटर्स गॉड लेवल तक भी पहुंच चुके हैं, और कैरेक्टर्स के मामले में तो लेवल ओवर 9000 है। और इस पावरफुल एनिमे वर्ल्ड का नाम है ड्रैगन बॉल वर्ल्ड। ड्रैगन बॉल के मेन कैरेक्टर का नाम है गोकू, जो कि एक आउटर स्पेस प्लेनेट वेजिटा के स्पीसीज सेयंस में से एक है। वेजिटा प्लेनेट के सेयंस एक तरह के स्पेस पायरेट थे, जो कि बैकवर्ड प्लैनेट्स पे जाकर उनकी पॉपुलेशन को डिस्ट्रॉय करके उस प्लेनेट को स्पेस ब्लैक मार्केट में बेच देते थे। और गोकू को भी अर्थ पे इसीलिए भेजा गया था ताकि वो अर्थ की लाइफ फॉर्म यानी ह्यूमंस को खत्म कर दे। लेकिन अर्थ पे आने के बाद गोकू के साथ हुए एक एक्सीडेंट से वो अपने मिशन को तो भूल गया और एज अ प्योर हार्टेड ह्यूमन की तरह से लाइफ को जीने लगा। और वहीं दूसरी तरफ एक पावरफुल स्पेस
टायरेंट फ्रीजा ने उसके होम प्लेनेट वेजिटा को भी डिस्ट्रॉय कर दिया, जिसकी वजह से कोई भी गोकू को वापस लेने नहीं आ सका या फिर अर्थ पे अटैक नहीं कर सका। अगर एक बारी को गैलेक्टस को ड्रैगन बॉल से मर्ज करके देखें तो वो सीन कितना एपिक होगा जब डिवोरर ऑफ वर्ल्ड अर्थ को कंज्यूम करने आएगा। लेकिन इस बार उसके सामने खड़े होंगे गॉड लेवल पावर्स वाले जी वॉरियर्स, गोकू एंड वेजिटा के सुपर सैयन ब्लू, गोहान एंड पिकोलो की पावरफुल फाइटिंग टैक्टिक्स, मास्टर रोशी एंड टियान की मार्शल आर्ट स्किल्स, क्रिलिन और एंड्रॉइड 18 का पावरफुल कॉम्बिनेशन, माजिन बू और एंड्रॉइड 17 की रेजिंग एबिलिटीज और यहाँ तक कि गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन लॉर्ड बीरस। अगर आप भी गैलेक्टस जैसे अल्ट्रा पावरफुल कॉस्मिक बीइंग को ड्रैगन बॉल यूनिवर्स के गॉड लेवल स्किल्ड वॉरियर्स के साथ इमेजिन कर पा रहे हैं तो आई होप कि आप मेरे इन वर्ड्स को फील कर पा रहे होंगे। सो अब इस पॉइंट के साथ ही अगर आपने इस वीडियो को यहाँ तक देखा है तो सबसे पहले तो आप सभी को एक बहुत ही बड़ा थैंक यू सो मच। और अब इन सभी ऑसम कैरेक्टर्स एंड कंटेंट कॉम्बिनेशन के बाद अब हम आते हैं इस वीडियो के नंबर 1 कॉम्बिनेशन पॉइंट पे। आज जब हम लोग एवेंजर्स इन्फिनिटी वॉर या एवेंजर्स एंड गेम को देखते हैं तो हमें लगता है कि एमसीयू की क्वालिटी अनमैचेबल है। लेकिन अगर हम मार्वल मूवीज के स्टार्टिंग डेज की बात करें एंड उस एलिमेंट को देखें जिसने मार्वल मूवीज और एमसीयू के लिए हॉलीवुड के दरवाजे खोले थे, तो वो स्टार्टिंग एलिमेंट है ब्लेड ट्रिलॉजी। ब्लेड एक ऐसी दुनिया की कहानी है जहाँ ह्यूमंस के बीच रहते हैं वैम्पायर्स जो कि रात में निकलते हैं और ह्यूमंस को हंट करते हैं और रात के अंधेरों में वैम्पायर्स ऑपरेटेड क्रिमिनल माफियाज को भी रन करते हैं। उन्हीं सब के बीच आता है ब्लेड। ब्लेड एक हाइब्रिड होता है जो कि हाफ वैम्पायर एंड हाफ ह्यूमन होता है, जिसकी वजह से उसका आधा ह्यूमन पार्ट उसे दिन में सूरज की रोशनी में भी निकलने की एबिलिटी देता है, तो वहीं उसका वैम्पायर पार्ट उसे स्ट्रेंथ एंड स्पीड प्रोवाइड कराता है। जब ब्लेड बचपन में गलियों में भटक रहा होता है तो उसे एक वैम्पायर हंटर मिलता है जिसका नाम है अब्राहम विस्लर। पहले तो विस्लर ब्लेड को भी एक वैम्पायर समझ के मारने वाला होता है, लेकिन उसके अंदर के दूसरे ह्यूमन पार्ट को देखकर विस्लर उसे जीने देता है और ब्लेड की एबिलिटीज को समझते हुए विस्लर उसे बचपन से ही वैम्पायर हंटर बनने की ट्रेनिंग देता है, जिसके बाद वो दोनों मिलकर वैम्पायर्स के खिलाफ एक वॉर छेड़ देते हैं। और अब आते हैं हमारे एनिमे पार्ट पे। डीमन स्लेयर की कहानी भी कुछ ना कुछ ब्लेड की ही तरह है, बस फर्क इतना है कि यहाँ वैम्पायर्स की जगह डीमंस होते हैं जो कि स्ट्रेंथ एंड एबिलिटीज में किसी भी वैम्पायर से बहुत पावरफुल है। और जैसे वैम्पायर सिर्फ ह्यूमन ब्लड पीकर सर्वाइव करते हैं, डीमंस को सर्वाइव करने के लिए एंड और भी ज्यादा पावरफुल बनने के लिए पूरे के पूरे ह्यूमंस को ही खाना पड़ता है। इस एनिमे के मेन कैरेक्टर का नाम है टेंजिरो कामाडो। स्टोरी के स्टार्टिंग में टेंजिरो की पूरी फैमिली एक डीमन के हाथों मारी जाती है, जिसमें सिर्फ उसकी एक छोटी बहन बचती है, लेकिन अब वो डीमन बन चुकी होती है और उसका नाम है नेजुको। जैसे जैसे स्टोरी आगे बढ़ती है, टेंजिरो और नेजुको का सामना होता है गियो टोमियोका नाम के एक डीमन स्लेयर से, जो कि टेंजिरो के अंदर डीमन स्लेयर बनने की एबिलिटीज को देखता है और उसे ट्रेन होने के लिए एक फॉर्मर डीमन स्लेयर के पास भेज देता है। जिसके बाद टेंजिरो अपनी सिस्टर नेजुको को फिर से ह्यूमन बनाने और जिस डीमन ने उसकी फैमिली का मर्डर किया था उसे मारने के लिए एक डीमन स्लेयर की तरह अपना सफर शुरू करता है। जिस तरह ब्लेड वैम्पायर्स को हंट करने में एक मास्टर लेवल हंटर होता है और वो डिफरेंट फाइटिंग स्टाइल के साथ साथ टैक्टिक्स और स्वॉर्ड प्ले में भी एलीट होता है। और क्योंकि सभी डीमन स्लेयर्स को डीमन किलिंग के लिए एक स्पेशल स्वॉर्ड का यूज करना पड़ता है जिसे कहते हैं नेचुरन स्वॉर्ड, उसी तरह ब्लेड भी वैम्पायर्स को मारने के लिए एक स्पेशल सिल्वर स्वॉर्ड का यूज करता है। ब्लेड और डीमन स्लेयर के बीच इतनी सारी सिमिलैरिटीज होने के बाद शायद ही ऐसा कोई दूसरा एनिमे होगा जो कि ब्लेड एंड एनिमे के कॉम्बिनेशन के लिए इतना ज्यादा परफेक्ट हो। और अब इसी के साथ हिडन कैलिबर की फर्स्ट बट नॉट लास्ट टॉप 5 वीडियो के एंडिंग का टाइम आ चुका है। आई होप कि आप सभी एनिमे एंड मार्वल फैंस को इन सभी ऑसम कैरेक्टर्स एंड कंटेंट्स के बीच ये कॉम्बिनेशन पसंद आया होगा। और जाने से पहले मैं आपसे एक बात और कहना चाहूंगा कि अगर आप एक मार्वल फैन हैं तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि आप एक बार ही सही लेकिन इस वीडियो में बताए एनिमे के बारे में जानने और उन्हें देखने की कोशिश जरूर कीजिएगा। आई एम 100% श्योर कि आप बिल्कुल भी डिसअपॉइंट नहीं होंगे। और अब अगर आप एक एनिमे फैन है और हमारी इस ऑसम इंडियन एनिमे कम्युनिटी का पार्ट है तो मैं आपसे भी रिक्वेस्ट करता हूं कि आप भी इस वीडियो में बताए मार्वल कैरेक्टर्स के बारे में थोड़ा और जानने की पूरी कोशिश कीजिएगा और इन सभी ऑसम मार्वल कैरेक्टर्स की मूवीज को भी जरूर देखिएगा। आई एम ओवर 9000% श्योर कि आप बिल्कुल भी डिसअपॉइंट नहीं होंगे। एंड अब अगर आपको हिडन कैलिबर और इस वीडियो का कंटेंट सही में अच्छा लग रहा है तो प्लीज हिडन कैलिबर नाम के इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करने के बारे में जरूर सोचिएगा और कोशिश कीजिएगा कि मार्वल और एनिमे की इस ऑसम कम्युनिटी में हेटफुल डिबेट्स एंड फाइट्स के बजाय ऑसम आइडियाज एंड ओपिनियंस शेयर हो। और अब इसी के साथ इस वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए आप सभी को थैंक यू सो मच।